प्रियंका नेगी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास शो में। हमारे देश में मिर्गी से तकरीबन 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं और वे इस चिंता के साथ जी रहे हैं कि न जाने किस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए। यह फिक्र उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। इन चिंताओं के अलावा लोग बहुत सारी गलत सूचनाओं, अफवाहों और आशंकाओं से भी पीड़ित होते हैं, जिन्हें शुरुआती में ही पहचान लिया जाए तो रोगी सही ढंग से इलाज करवा सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने का समय है कि कोई भी इस चिंता के साथ नहीं बल्कि हंसते मुस्कुराते रहें। तो आप भी मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #SeizeTheWorryDragon कैंपेन में शामिल हों। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। इस एपिसोड का उद्देश्य हमारे दर्शकों को सही और विश्वसनीय सलाह के साथ बेहतरीन उपाय देना है, जो उन्हें मिर्गी की आशंकाओं और अफवाहों से उबरने में मदद करेगा और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर देखभाल के लिए सक्षम बनाएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूरोलॉजी के क्षेत्र के 4 प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शेखर कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन, पटना न्यूरो केयर सेंटर, पटना से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर नीतीश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सेंटर, पटना से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही जुड़ गए हैं डॉक्टर संजीव कुमार, न्यूरो फिजिशियन, लक्ष्मी न्यूरो क्लिनिक, पटना से आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर स्नेह कुमार झा, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन, SM न्यूरो सेंटर, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, DMCH दरभंगा, बिहार से हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर शेखर कुमार जी, आपसे शुरू करते हैं। अक्सर हम एक शब्द जप्ती या मिर्गी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि जप्ती और मिर्गी में क्या अंतर है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि सीजर और इपिलेप्सी में अंतर क्या है। सीजर को हिंदी में दौरा बोलते हैं और इपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। दौरा क्या है? दौरा एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिमाग के न्यूरॉन्स में या तंत्रिका कोशिका में अत्यंत तेज बिजली का प्रवाह होता है, जो सारे दिमाग में और फिर सारे शरीर में फैल जाता है, जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं मनुष्य के शरीर में। जैसे सारे दिमाग में फैल जाने से वो बेहोश हो जाता है, या आंखें मटमटाने लगता है, या उसकी गर्दन और मुंह एक तरफ टेढ़ी हो जाती है, हाथ या पैरों में ऐंठन होती है, कंपन होती है, कई दफा जीभ कट जाती है, कपड़े में पेशाब हो जाता है या मुंह से झाग हो जाती है। और यह कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए रहता है, फिर मनुष्य ठीक हो जाता है। तो इसको हम लोग दौरा बोलते हैं। अगर दौरा बार बार मनुष्य के जीवन में आए, एक या उससे अधिक बार आए, तो हम लोग उसे मिर्गी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इपिलेप्सी बोलते हैं। तो ये दौरे आने की संभावना मनुष्य के जीवन में लगभग 5 से 10% होती है, लेकिन सारा दौरा मिर्गी नहीं कहा जाता है। ऐसी कितनी सारे दौरे हैं जो एक बार मनुष्य के जीवन में आता है, फिर दोबारा नहीं आता है। तो उसको हम लोग मिर्गी या इपिलेप्सी या बीमारी नहीं बोलते हैं। वो किसी खास सिचुएशन के आधार पे वो होता है। और हम समझते हैं कि ये काफी होगा दर्शकों के लिए, जानकारी के लिए, कि दौरा और मिर्गी में क्या अंतर है। दौरे अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि मिर्गी की स्थिति लंबी हो सकती है। जप्ती और मिर्गी के बीच के अंतर को समझाने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर शेखर। डॉक्टर शेखर जी ने हमें मिर्गी और जप्ती के बारे में बता दिया है। अब डॉक्टर नीतीश कुमार, आप बताएं कि भारत में एपिलेप्सी कितनी आम है। आपने काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि एपिलेप्सी एक अनकॉमन बीमारी नहीं है, ये एक रेयर बीमारी नहीं है, ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। अगर हम लोग प्रिवेलेंस या इंसिडेंस की बात करें तो WHO के डाटा के हिसाब से 70 मिलियंस वर्ल्ड वाइड एपिलेप्सी के पेशेंट, और इसमें से 80 to 90% डेवलपिंग कंट्रीज में।
और हमारा देश जो भारतवर्ष है वो 1/6 केस लोड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश में डाटा के हिसाब से, इंडियन स्टडीज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.2 करोड़ लोग एपिलेप्सी से ग्रसित है। जो इंडियन पॉपुलेशन में इंसिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1%। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि किसी एक मनुष्य को, एक आदमी को अगर लाइफ टाइम क्या रिस्क है सीजर्स होने के, तो एक सीजर्स के दौरे आने के जो रिस्क है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% है एक मनुष्य के लाइफ टाइम में, और चांसेस ऑफ डेवलपिंग इट इनटू एपिलेप्सी अप्रोक्सीमेटली 3% है। तो ये सब जो डाटा है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि एपिलेप्सी एक अनकॉमन और रेयर बीमारी नहीं है, एक कॉमन बीमारी है, और इसके बारे में एक सोशल अवेयरनेस लोगों में जरूरी है, ताकि जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको एक उचित इलाज मिल सके। डॉक्टर कुमार, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपने साझा किए हैं। इनको सही संदर्भ में समझना भी जरूरी है। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को यह समझना होगा कि यह काफी सामान्य बीमारी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और आप सभी को मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। डॉक्टर संजीव कुमार जी, किसी को एपिलेप्सी क्यों होती है, और क्या ये किसी एपिलेप्सी या मिर्गी के मरीज के जरिए भी किसी को ये हो सकती है? नहीं, इसका सीधा जवाब है, ऐसा कोई संभावना होता नहीं है। अगर हम ये कहें कि लोगों में एपिलेप्सी मिर्गी क्यों होती है, तो इसे मोटे तौर पे 2-3 कारणों से समझा जा सकता है। एक तो सीधा कारण होता है कि सीरियस जब हेड इंजरी होती है या कोई ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, और तीसरा जो मेजर कारण है वो है आनुवांशिक, यानी हमारे जीन्स में कुछ गड़बड़ियां या डिफेक्ट होते हैं जिनके वजह से होता है। तो हेड इंजरी और इन्फेक्शन तो जिस मरीज को भी हुआ उसमें इलाज हुआ और वो ठीक हो गया, लेकिन जो आनुवंशिक जो जीन डिफेक्ट वाली प्रॉब्लम है वो उस मरीज के द्वारा अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में भी वो ट्रांसफर होता है। तो होने की, उनके बच्चों में होने की संभावना अच्छी खासी रहती है। 100% तो नहीं कह सकते, पर मोटे मोटे या तो उनके बच्चों में हुआ या उनके अगले बच्चों में ट्रांसफर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक मरीज को मिर्गी है तो दूसरे पड़ोसी को भी मिर्गी हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही कोई एपिलेप्सी का ऐसा कोई जर्म्स है जो एक दूसरे को ट्रांसफर करें और लोगों को एपिलेप्सी हो जाए। यह लोगों को समझना जरूरी है कि मिर्गी जैसी बीमारी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के छूने से नहीं फैलती है। इसलिए मिर्गी के दौरे पड़ने वाले व्यक्ति की मदद करने से पीछे ना हटें, आगे कदम बढ़ाने और उस व्यक्ति को स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करें। डॉक्टर स्नेह कुमार झा जी, बीमारी की चिंता को अच्छा नहीं माना जाता है, तो कोई एपिलेप्सी की चिंता किए बगैर कैसे आराम से जीवन जी सकता है? ये WHO के डाटा के अनुसार 10 में से 7 लोग जो हैं, जो एपिलेप्सी के होते हैं, वो सही इलाज और डायग्नोसिस के बाद सीजर फ्री हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जिनको कि दवा देने के बाद दोहरा के कभी भी सीजर या एपिलेप्सी का अटैक दोहरा के नहीं होता है। लेकिन बाकी बचे कुछ लोगों में ऑकेजनली अटैक्स होते रहते हैं दवा लेने के बावजूद, और कुछ लोग सीजर के मेडिसिन के साइड इफेक्ट के चलते भी दवा बंद कर देते हैं, जिसके चलते कि उनको अटैक रिपीट होने का रिस्क बना रहता है। और कुछ लोगों को इनमें से बहुत सारे दवाएं देने के बावजूद सीजर्स का अटैक फ्रीक्वेंटली होते ही रहता है, जिसमें कि वो अनकंट्रोल्ड सीजर हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में रिफ्रैक्टरी सीजर बोलते हैं। ये काफ़ी डेंजरस होता है, और इस टाइप के पेशेंट में जो है दवा देना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्टरों के लिए कि किस टाइप से इसको इलाज करें। और इमोशनल हेल्थ के बारे में जहाँ तक आपने बात किया, इमोशनल वेलनेस बहुत ही महत्व रखता है एपिलेप्सी के मरीजों के लिए, इनके अभिभावकों के लिए, इनके परिवार वालों के लिए एवं इनके दोस्तों के लिए। एपिलेप्सी का सीधा इम्पैक्ट जो है सारे लोगों के इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है, जिसके कोई हम लोग बहुत सारे तरीकों से कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हुआ, ध्यान, योगा, या कोई भी पढ़ाई लिखाई में मन लगाना, या किसी टाइप का कोई आर्ट में मन लगाना, या एक थेरेपी होता है जिसको कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, उससे भी हम लोग कुछ निगेटिव थॉट्स को कम कर सकते हैं, जिससे कि इमोशनली पेशेंट जो है अच्छा फील करता है। यह लोगों को समझना जरूरी है कि मिर्गी जैसी बीमारी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के छूने से नहीं फैलती है। इसलिए मिर्गी के दौरे पड़ने वाले व्यक्ति की मदद करने से पीछे ना हटें, आगे कदम बढ़ाने और उस व्यक्ति को स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करें।
शेखर, एपिलेप्सी या मिर्गी को क्या ट्रिगर करता है? ट्रिगर हम उसे कहते हैं जो मिर्गी आने के संभावना को सक्रिय बना देता हो। जैसे बच्चों में बुखार आना, तेज बुखार आना, अत्यधिक तनाव होना, जो कि आजकल के दुनिया में हम लोग देखते हैं काफी तनाव बढ़ गई है, जिससे लोगों में मिर्गी ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई दफा हम लोग देखते हैं कि लेट नाइट लोग करते हैं, शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, जो रात को जगते हैं और जिससे उनको सुचारू रूप से नींद नहीं आ पाती है, जिससे भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ती है। अत्यधिक तेज लाइट जैसे फ्लैशिंग लाइट या डिस्को लाइट्स जिसे हम कहते हैं, वो लाइट भी मिर्गी के लिए अच्छा नहीं है। मादक पदार्थ का सेवन करना या ड्रग्स लेना, ये भी कहीं ना कहीं मिर्गी होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। औरतों में खास करके मासिक के समय काफी हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होती है, जिससे भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। और कई दफा हम लोग देखते हैं कि मरीज अपनी दवा खाना भूल जाता है या उचित मात्रा में दवा नहीं खाता होता है, इससे भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ती है। अब बहुत सारे कारण हैं मिर्गी आने के, अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चों में आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जन्म के समय अगर बच्चे के दिमाग में खून की कमी हो गई तो उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिससे उनको मिर्गी आने लगती है। या फिर जब बच्चा पेट में होता है तो मदर से बच्चे के में इन्फेक्शन जाता है, जो ब्रेन को डैमेज करता है। या कई दफे बच्चे पैदा लेते हैं जिनका कोई ब्रेन का पार्ट ठीक से बनता नहीं है, तो ऐसे लोगों में मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। उससे आगे बढ़े तो हम लोग फिर देखते हैं कि कई तरह के इन्फेक्शंस, जैसे दिमाग में टीबी का गांठ होना, दिमाग में कीड़ा होना, जैसे टेपवर्म के लार्वा से जो दिमाग में चली जाती है और दिमाग में जाकर वो मिर्गी का रूप धारण कर लेता है। और भी जैसे जैसे उम्र होती है तो हम लोग देखते हैं कि लकवा, अगर किसी के दिमाग में लकवा मार दिया या ब्रेन हैमरेज हो गया या फिर किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ और गहरी चोट आ गई, उसका दाग रह गया, तो ऐसे लोगों में भी मिर्गी आती है। ज्यादा उम्र दराज लोगों में जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, कोई भी ट्यूमर उत्पन्न ले रहा हो, या फिर ब्रेन की नसें काफी सिकुड़ रही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि डीजेनरेट कर रही हैं ब्रेन, ऐसे लोगों में भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। और 10% केस तो मिर्गी के ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स टू देयर सिबलिंग्स। तो मिर्गी के ये सारे कारण हैं और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। शुरुआती पहचान, स्वस्थ जीवन शैली, नियमित दवा और भावनात्मक द्वारा अच्छी तरह से मिर्गी के प्रबंधन में सटीक रास्ता तय कर सकती हैं। अधिकांश चीजें आपके नियंत्रण में, आप उनका पालन जरूर कीजिए। डॉक्टर निदेश कुमार झा जी, क्या एपिलेप्सी या मिर्गी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? सीजर्स के कंप्लीट क्योर, एपिलेप्सी का कंप्लीट क्योर होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड्स करते हैं कि किस कारण से एपिलेप्सी है या किस टाइप्स के एपिलेप्सी है। हम लोग एपिलेप्सी को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और उसके बाद उसके अलग अलग कारणों में बांटते हैं। कुछ एपिलेप्सी ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, जैसे कि फेब्राइल सीजर्स हो गए, बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी हो गए जो बच्चों में होते हैं, वो एक खास उम्र के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कुछ जो सीजर्स होते हैं बहुत इनफ्रीक्वेंट आते हैं, वो भी समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। बट कुछ एपिलेप्सी ऐसे होते हैं, कुछ जो सिंड्रोम्स हैं, वो उनके लिए कभी कभी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक सीजर्स। इन सब की जो जो ट्रीटमेंट है वो काफी लंबे समय तक चलती है, या यूं कहें कि मोस्टली लाइफ टाइम चलती है। उसी ढंग से अगर हम लोग बात करें कि अगर दौरे एपिलेप्सी का कारण अगर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है या ट्यूबरकुलोमा है, तो जनरली देखा जाता है कि
कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो सीजर्स के दौरे आने कम हो जाते। जनरली अगर ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम लोग देखें तो जनरली हम लोग 3 से 5 साल इन सब सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी में 3 से 5 सालों के लिए हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं और फिर देखते हैं कि दौरों की क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई आदमी 3 साल से 5 साल तक अगर दौरा फ्री रहता है, सीजर फ्री पीरियड रहता है, तो हम लोग फिर टेपर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दोबारा दौरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीजर्स कंप्लीट क्योर, एपिलेप्सी कंप्लीट क्योर होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि ये एपिलेप्सी के कारण क्या है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज ये है कि ये किस टाइप्स के एपिलेप्सी हैं। अगर कोई एपिलेप्सी कॉर्टिकल मालफॉर्मेशन या ब्रेन के मालफॉर्मेशन के कारण डेवलप हो रहा है, तो जनरली इस ढंग के एपिलेप्सी के लिए हम लोग को लंबे समय तक या मोस्टली लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर हम लोग सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी की बात करें, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया, सुगर बढ़ जाने के कारण अगर एपिलेप्सी हो रहा है, या सोडियम की मात्रा कम हो जाने के कारण एपिलेप्सी हो रहा है, या कोई हाई ग्रेड फीवर के कारण एपिलेप्सी सीजर्स के दौरे आ रहे हैं, तो वो जनरली देखा जाता है कि 3 से 10% ही उसमें से ऐसे लोग हैं जो कि एपिलेप्सी या लंबे समय तक दौरों में चेंज होते हैं। नहीं तो वो जनरली 3 से 6 महीने के बाद जनरली दोबारा नहीं आता है। तो कुछ एपिलेप्सी हैं जिनको कंप्लीट क्योर किया जा सकता है, जिनके लिए ट्रीटमेंट लाइफ टाइम आवश्यकता नहीं है। बट कुछ टाइप्स के एपिलेप्सी हैं जिनके लिए लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए डॉक्टर से बातचीत करना जरूरी है, पेशेंट के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना जरूरी है, और उनको विस्तार से बताना जरूरी है कि आपको इस टाइप की एपिलेप्सी है और हो सकता है कि आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सके। जैसे कि डॉक्टर कुमार ने समझाया कि दौरे के कई कारण हो सकते हैं, कुछ को नियंत्रित किया जा सकता है जबकि अन्य को नहीं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे धूम्रपान, शराब, ड्रग्स जैसे व्यसनों से दूर रहें, एक नियमित नींद लें, मिर्गी के दौरे की घटनाओं को कम करने के लिए अपने तनाव के स्तर का प्रबंधन करें। डॉक्टर संजीव कुमार जी, अक्सर लोग अपनी बीमारियां छिपा लेते हैं, तो क्या किसी मिर्गी या एपिलेप्सी वाले पेशेंट को अपने दोस्तों को अपनी एपिलेप्सी के बारे में बता देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ये आपने ये क्वेश्चन पूछा कि एक फ्रेंड्स को बताना है या नहीं बताना है, तो ट्रीटमेंट पार्ट एक फ्रेंड्स को बताना, फैमिली मेंबर्स या जहाँ भी वो रहते हैं, या वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जहाँ भी वो वर्किंग है, चाहे स्कूल हो चाहे वो वर्किंग कंडीशन में हो, तो ये बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो एपिलेप्सी का अटैक है वो कभी भी आ सकता है। ये नहीं है कि वो घर पे है या बाहर में है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। दवाइयाँ खाते हुए भी एपिलेप्सी के अटैक आ सकते हैं। तो एपिलेप्सी का जब एक इमरजेंसी मेडिसिन आती है जिसको मिडाजोलाम का नेजल स्प्रे होता है, आजकल इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह के मरीजों में वो उनके पास होना चाहिए, और साथ ही ये उनके फ्रेंड्स या स्कूल में उनके टीचर्स या उनके फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए कि ये इनके पास एक इमरजेंसी मेडिसिन रखी हुई है, ताकि वो उसको दे करके अटैक को अबॉर्ट किया जा सके। वरना काफी आप सुनते होंगे कि लोग उनको जूते सुंघाने लगते हैं या मुंह में कुछ डालने लग जाते हैं, जो कि ये खतरनाक है, क्योंकि आप मुंह में कुछ भी डालते हैं, पेशेंट उस समय बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो उसकी कोई भी शरीर की कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर रही है, तो उसमें आपने पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो उसकी इंजरी हो सकती है। आपने पानी डाल दिया तो फेफड़े में जा सकती है, जैसे शॉक भी करके वो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो भी उसके आसपास के लोग हैं, चाहे बच्चे हों तो स्कूल में, या फ्रेंड हैं तो ऑफिस में, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि इस बंदे को मिर्गी है, ताकि जब भी कभी इमरजेंसी कंडीशन हो तो वो या तो उचित रूप से उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए और बताया जाए कि इनको मिर्गी की शिकायत है, और तुरंत इसे इलाज भी आसान हो जाता है इमरजेंसी हॉस्पिटल। इसके अलावा अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस स्थिति के बारे में बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जब्ती के हमले के समय वे आपकी मदद कर सकें। डॉक्टर स्नेह कुमार जी, क्या एपिलेप्सी से किसी की मृत्यु भी हो सकती है? इसका उत्तर मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि एपिलेप्सी एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है। रेयर केसेस में इसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। एपिलेप्सी के पेशेंट में देखा गया है कि इन लोगों में 2 से 3 टाइम्स जो है ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रहता है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और ये मोर्टेलिटी हाईएस्ट रहता है जो खास करके मेंटली रिटार्डेड बच्चे और जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, और भी ज़्यादा मोर्टेलिटी रहता है। इस मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं बेहतर इलाज, टाइमली इलाज, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद।
एपिलेप्सी से मृत्यु का प्रमुख कारण जो है उसमें एपिलेप्सी से रिलेटेड इंजुरीज हो सकता है, जैसे कि बर्ड इंजुरी हो गया, डूब गया, कोई ड्रॉनिंग हो गया, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया एपिलेप्सी के दौरान, या फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं जो लगातार एपिलेप्सी का दौरा का जो अटैक आते रहता है बिना रुके हुए, उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। और कुछ पेशेंट्स में, एपिलेप्सी के पेशेंट में डेथ का कारण अभी तक प्रॉपरली पता नहीं चल पाया, जिसको कि हम लोग सुडेप बोलते हैं, सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी। इसमें अभी तक कोई कारण पता नहीं चल पाया। कुछ स्टडीज में ये बताया गया है कि इसमें किसी पेशेंट में हृदय गति के रुक जाने से डेथ हो जाती है, या किसी पेशेंट में लंग्स में कंजेशन देखने को मिला है। डॉक्टर्स, आप सभी का इस शो में आने के लिए और ढेरों जानकारी देने के लिए धन्यवाद। शो को अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।